हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल मुनसब सर केमिस्ट्री के अंदर में। तो बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत किए हुए हैं और उस सीरीज के अंदर में हमने आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर दे चुका है। आज उसी सीरीज के अंदर में हम लोग तीसरे लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं और देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकते हैं। तो बिना लेट किए हुए आज की हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक ये है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ना 4 अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला होता है आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाने का, दूसरा होता है हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर को दिखाने का और तीसरा होता है हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को दिखाने का। एक और स्ट्रक्चर होता है जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं। इसके तुरंत बाद हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कोई मॉलिक्यूल उठा लें, फिर उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा, उसका कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा और उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कंपाउंड है हमारे पास बेटा C2 और H6, मैं इसकी बात करता हूं। दिस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाना है तो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाने का मतलब यह है कि कार्बन के साथ साथ कार्बन के बॉन्ड को भी दिखाना होगा, हाइड्रोजन को भी दिखाना होगा और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि सारे एटम को भी आपको दिखानी होगी, सारे बॉन्ड को भी आपको दिखाना होगा। दैट मीन्स हमने 2 कार्बन लिया, दोनों के बीच के बॉन्ड को दिखा दिया। फिर हमारे पास 6 हाइड्रोजन है तो सारे हाइड्रोजन को भी हमें दिखाना पड़ेगा। दैट मीन्स H H H H H और H। दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। और इसी का अगर कंडेंस स्ट्रक्चर लिखने की बात करोगे ना, तो कंडेंस स्ट्रक्चर में आपको एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा। कंडेंस स्ट्रक्चर में जो CH का बॉन्ड होता है, CH का बॉन्ड कौन सा बेटा? तो CH का बॉन्ड मैं ये वाले की बात कर रहा हूं। तो जो CH का बॉन्ड होता है ना, उसको कंडेंस स्ट्रक्चर में हाइड कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है। मतलब कंडेंस स्ट्रक्चर में आपको CH के बॉन्ड को हाइड कर देनी है। CH के बॉन्ड को क्या करना है? हाइड कर देना है। तो अगर मैं इसका CH के बॉन्ड को हटा दूं, सिर्फ एक CH बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे के सारे कंपाउंड में जो CH का बॉन्ड दिखेगा ना, वो सारे CH बॉन्ड को आपको हाइड करके चलनी पड़ेगी। मतलब इसके CH बॉन्ड को हाइड कर दूं और इसके CH बॉन्ड को हाइड कर दूं तो क्या दिखेगा? CH3 और फिर क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग कह रहे हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं? कंडेंस स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। अगर हम लोग इसी स्ट्रक्चर का अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाने की बात सोचे तो बॉन्ड लाइन में आपको कुछ चीजें ध्यान देनी होगी। ये जो कार्बन है, कार्बन को एज अ पॉइंट मान के चलना होगा और सिर्फ यहां पे डिनोट करना है कार्बन कार्बन बॉन्ड को। किसको दिखाना है? सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही दिखाना है इन हाफाजाइड मैनर। हाफाजाइड मैनर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक कार्बन अगर आप ऊपर साइड की दिखा रहे हो तो दूसरे कार्बन को आपको बॉटम साइड पे दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब हमारे पास ये 2 कार्बन है, तो एक कार्बन को मैंने एक डॉट से दिखा दिया और दूसरे कार्बन को मैंने दूसरे डॉट से दिखा दिया और दोनों कार्बन के बीच के बॉन्ड को भी आपको दिखाना होगा। ध्यान देना, इसमें हाइड्रोजन को आपको नहीं दिखाना है, सिर्फ कार्बन को दिखाना है और कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखाना है और कार्बन को भी सिर्फ डॉट के साथ ही दिखानी है। एक और एग्जांपल लेते हैं तो मैटर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं कंसीडर करता हूं C3 और H8 की। किसकी बात किया? C3 और H8 की। तो सबसे पहले इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखें। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। कैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखेंगे? तो ये हो गया इसका बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। नाउ अगर मैं इसी का कंडेंस स्ट्रक्चर लिखूं तो कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या करना है कि CH वाले बॉन्ड को हाइड कर देनी है। तो इसमें भी CH का बॉन्ड है, इसमें भी CH का बॉन्ड है, इसमें भी CH का बॉन्ड है। अरे है ना? तो CH के बॉन्ड को हाइड करके देखेंगे तो क्या मिलेगा? यहां पर होगा CH3, बीच वाले के लिए CH2 और उसके बाद हो जाएगा आपके पास CH3। दिस इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर। फिर अगर आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास बेटा 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है तो 3 डॉट दिखाना होगा। एक कार्बन नीचे, एक कार्बन ऊपर, फिर एक कार्बन किधर हो जाएगा? नीचे हो जाएगा।
3 कार्बन के लिए 3 डॉट हो गए और सारे कार्बन कार्बन को हम लोग बॉन्ड के साथ दिखा देंगे, ठीक है ना। यानी एक हो गया आपके पास कार्बन ऊपर के तरफ, एक कार्बन हो गया आपके नीचे के तरफ, समझ रहे ना। और सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को आपको दिखाना है, ठीक है। एक और एग्जांपल उठा लें हम लोग, जैसे मान लो मैंने उठा लिया C2H4 की। C2H4 को अगर मैं उठा लूं तो C2H4 का कंप्लीट स्ट्रक्चर, तो आपको पता ही ये एल्कीन का पार्ट होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। फिर 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन पर होंगे और 2 हाइड्रोजन आपके इस कार्बन पर होगा। दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इसी का अगर मैं कंडेंस लिखूं तो CH के बॉन्ड को आपको हाइड करना पड़ेगा। तो CH के बॉन्ड को अगर हाइड करेंगे तो क्या होगा, CH2 और फिर डबल बॉन्ड के साथ हो जाएगा CH2। नाउ अगेन अगर आप बॉन्ड लाइन को दिखाने की कोशिश करो तो आपको 2 डॉट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर 2 कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन नीचे के तरफ, एक कार्बन हो गया ऊपर के तरफ, और यहां पर आपको दिखाना होगा डबल बॉन्ड दिखाना होगा। दिस इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नाउ इसी में अगर हम लोग मान लो एक और एग्जांपल उठा लें, जैसे कि C3 और H6 की मैं बात कर लेता हूं, तो C3H6 में आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। और अगर मैं इसी का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखूं तो और अगर इसी का मैं कंडेंस स्ट्रक्चर देखूं तो कंडेंस स्ट्रक्चर में CH के बॉन्ड हाइड हो जाते हैं। तो यहां पे CH के बॉन्ड को हाइड करो, यहां भी हाइड करो और यहां भी हाइड करो, तो क्या मिला हमारे पास, ये हो गया CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड और फिर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। दिस इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर। और इसी का अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओगे तो सर हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो 3 डॉट बनाओ, 1 डॉट 2 डॉट और ये हो गया 3 डॉट, और इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कुछ और एग्जांपल उठा लूं यहां पे, जैसे मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूं C3H6 का साइक्लिक के फॉर्म में। किस फॉर्म में? साइक्लिक के फॉर्म में। तो साइक्लिक के फॉर्म में अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें तो कैसे लिखोगे, साइक्लिक के फॉर्म के लिए ये हो गया आपके पास हाइड्रोजन और ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन, ऐसे ले सकते हैं हम लोग। यहां पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे ना, ये हो गया आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक। इसके बाद अगर कंडेंस स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो बेसिकली CH का बॉन्ड आपका हाइड हो जाएगा। तो सारे CH के बॉन्ड को अगर हाइड करें तो यहां पे CH2 हुआ, यहां पे भी CH2 हुआ और यहां पे भी CH2 हो गया। दिस इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर। और इसी का अगर मैं बॉन्ड लाइन दिखाऊं तो बॉन्ड लाइन सिंपल आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये हो गया आपके पास बॉन्ड लाइन वाला। उसी तरीके से अगर मैं C6 और H6 की बात करता हूं, दिस इज बेंजीन। किसकी बात किया? बेंजीन की बात किया। तो बेंजीन का सबसे पहले अगर आप कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन तो क्या होता है आपको पता है कि 6 कार्बन की रिंग होती है विथ अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, वही होते हैं। तो भाई अगर मैं बेंजीन दिखाऊं तो यहां पर हो गया इस टाइप का आप कंप्लीट स्ट्रक्चर सोचते हो। मुझे पता है ये सब आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से कहानी को स्टार्ट किया हूं, इसलिए मैं आपको शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, दिस इज अ बेंजीन। और इसी का अगर कंडेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कंडेंस कैसे लिखोगे? CH 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 और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड होगा। दिस इज अ कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और इसी का अगर बॉन्ड लाइन देखेंगे तो बॉन्ड लाइन हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये हो गया आपके पास बॉन्ड लाइन वाला, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कंडेंस स्ट्रक्चर देख सकते हैं और साथ में उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें कंप्लीट दिखाना है, कंडेंस दिखाना है और बॉन्ड लाइन को दिखाना है। पहले इसको कॉपी करो, फिर हम लोग इसके आगे वाले पॉइंट पे बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है यहां पे 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के माध्यम से भी दिखाया जाता है।
उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन को हम लोग सेंटर मान लेते हैं। यहां पर एक बॉन्ड, ये हो गया दूसरा बॉन्ड, ये हो गया हमारे पास थर्ड बॉन्ड, और ये हो गया आपके पास फोर्थ बॉन्ड। 4 बॉन्ड हो गए, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। अगर मैं ये दोनों बॉन्ड की बात करूं तो ये दोनों बॉन्ड बेटा प्लेन पर होती है। ये कौन सा बॉन्ड है? प्लेन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड? प्लेन बॉन्ड है। इस वाले बॉन्ड को हम लोग कहते हैं डैश्ड वेज। क्या बोलते हैं? डैश्ड वेज बोलते हैं। और इसको आप कह सकते हैं बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर से क्या होगा? दूर होगा, यानी आप बिलो द प्लेन कह सकते हो, है ना। और ये क्या है आपके पास? दिस इज अ सॉलिड वेज। इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड वेज बोलते हैं। और ये बॉन्ड होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर मान लो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो ये वाला बॉन्ड बेटा इसी प्लेन पर होगा, ये वाला बॉन्ड भी एक ही प्लेन पर होगा। एक जो बॉन्ड होगा आपके पास वो बिलो द प्लेन होगी, और एक बॉन्ड किधर होगा? एबव द प्लेन होगा। मतलब एक प्लेन के बाहर होगा और एक प्लेन के अंदर में होगा। तो इस तरीके से हम लोग 3 डायमेंशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अब इसमें छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता है, जैसे अगर बोल दिया टोटल यहां पे प्लेन बॉन्ड कितना है, तो प्लेन बॉन्ड है बेटा यहां पर 2। कितने हैं? 2। एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आपसे पूछ दिया कि प्लेन एटम कौन सा है, वैसे कौन कौन से एटम है जो प्लेन पे अवेलेबल है, तो एक तो एटम यहां पर होगा जो प्लेन पर होगा, एक ये वाला एटम होंगे जो प्लेन पर होंगे, और एक कार्बन भी जो होगा वो भी कहां पर होगा? प्लेन पर होगा। तो टोटल प्लेन बॉन्ड 2 होते हैं, लेकिन टोटल प्लेन एटम कितना होता है? तो 3 होता है। फिर एक बॉन्ड ऐसा होगा जो बिलो द प्लेन होगा, और एक बॉन्ड ऐसा होगा जो एबव द प्लेन होगा। यानी एक एटम होगा बिलो द प्लेन पर और एक एटम होगा एबव द प्लेन पर। आप देख सकते हैं, अगर आप इसको बात करते हो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर यानी बिलो द प्लेन, तो इसका वाला एटम भी बिलो द प्लेन पर होगा। एक ये जो सॉलिड वेज है ये एबव द प्लेन होगा, यानी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, है ना। यानी एक एटम भी कहां पर होगा? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर तो होगा। तो इस तरीके से हम लोग 3 डायमेंशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फॉर्मूला। हमारे पास कुछ कंडेंस फॉर्मूला दिया गया है, और इस कंडेंस फॉर्मूला का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है, साथ में सिग्मा बॉन्ड भी काउंट करनी है और पाई बॉन्ड भी काउंट करनी है। तो पहले एक काम करते हैं, सिग्मा और पाई को काउंट कर लेते हैं। तो अगर सिग्मा बॉन्ड यहां पर देखो तो यहां पे सिग्मा कितना है? 1 2 3 4, यहां पे 3 7, यहां पर एक सिग्मा और एक पाई है, यहां पर भी एक सिग्मा और एक पाई है। तो टोटल सिग्मा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक यहां पर है 12। मतलब इसमें सिग्मा कितना हो गया? 12 हो गया। और पाई कितना दिख रहा है बेटा? तो पाई यहां पे दिख रहा होगा सिर्फ 2। कितने दिख रहे होंगे? 2 दिख रहे होंगे। और इसका अगर हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को दिखाएं, तो बॉन्ड लाइन के लिए मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ कार्बन के बॉन्ड को दिखाना है और कार्बन को एज अ डॉट मान के चलनी है, और डॉट को भी दिखाना है एक बॉटम में तो एक टॉप पर। मतलब कितने कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो एक कार्बन नीचे, ऊपर नीचे 3 कार्बन, और ये हो गया आपके पास 4 कार्बन। 4 कार्बन हो गए। यहां पर है एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, चौथे कार्बन पर एक और हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यहां पर हो जाएगा आपके पास OH। दिस इज अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ना। अगले वाले को भी अगर आप चेक कर लें अच्छे से, तो अगले वाले में भी देखो किस तरीके से बॉन्ड लाइन बनेगा। अब सिग्मा और पाई तो आपको निकालने आता है, तो आप निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 4 कार्बन है साइक्लिक वाला, मैं 4 डॉट ले लिया ऐसे, ये हो गया आपके पास 4 डॉट। अब यहां पर है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस फॉर्मूले को हम क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोल रहे हैं। इसमें सिर्फ कार्बन के बॉन्ड को दिखा रहे हैं, है ना, और कार्बन को एज अ डॉट मान के चल रहे हैं।
दिस इज अ कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी क्या है आपका कार्बन है। बाकी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप काउंट कर सकते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने में एक दिक्कत हो रही है तो आप पिछले वाले लेक्चर की तरफ जा सकते हैं, वहां पे मैंने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना सिखाया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। अगर बात करते हैं हम लोग इस वाले का, इसका अगर हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिखाएं, कितने कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, दिखा दिया ऐसे 1 2 3 4 और ये हो गया आपके पास 5। पहले तो 4 और 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, मैंने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। फिर थर्ड और सेकंड पर हमारे पास डबल बॉन्ड थे तो मैंने ये दे दिया। इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो इस वाले कंपाउंड का आपको सबसे पहले बॉन्ड लाइन बनाना है। तो बॉन्ड लाइन बनाने के लिए आपको इसको ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। सबसे पहले इस कंपाउंड को ब्रेक करनी पड़ेगी। कैसे ब्रेक होगा और जरा देखो। तो जब भी ऐसे कंपाउंड को आपको ब्रेक करने का मन करे तो आप सिर्फ सेंटर वाले कार्बन को उठाना, इसको उठाना, सेंटर वाले कार्बन को उठाना। तो सेंटर में आपके पास टोटल 4 कार्बन थे, मैंने उठा लिया 1 2 3 एंड 4 हो गया। अब लास्ट वाला कार्बन से ये सारे ग्रुप कनेक्टेड है, तो सिर्फ लास्ट वाले कार्बन पे चलो। तो इसमें तो सर 2 CH3 कनेक्टेड था और साथ में एक कनेक्ट था आपके पास CH2 और एक हो गया आपके पास CH3। इसकी बात हो गई। फिर ये वाले कार्बन के साथ 3 ये वाला ग्रुप कनेक्टेड है। इस वाले कार्बन के साथ सोचो तो एक दिया है आपके पास CH3 CH और CH3, एक तो ये वाला ग्रुप कनेक्ट है, दूसरा यहां पे कनेक्ट है CH CH3 और CH3, एक तो ये कनेक्टेड और एक और कनेक्ट है बेटा यहां पर CH CH3 एंड CH3, ये कनेक्ट है। इसका मतलब जो बीच वाला जो 2 कार्बन बचा इसके बीच में कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी ना एक कार्बन की 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड होगी। अब क्या करो कि इसका बॉन्ड लाइन बना। तो बॉन्ड लाइन के लिए देखो बीच वाले कार्बन कितने हैं, सीरीज वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्बन पहले बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपके पास 8। अब देखिए जरा, अगर मैं बोलता हूं ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये IUPAC का नंबरिंग नहीं है। ठीक है, ये मैं नंबर इंडिकेट कर रहा हूं सिर्फ ब्रांचिंग को दिखाने के लिए कहां कहां पे हो सकता है। तो सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, थर्ड कार्बन पे आपके पास आइसोप्रोपाइल का ग्रुप है। देखो थर्ड कार्बन पे ऐसा हो गया, यहां पर एक और है आपके पास, तो ऐसा हो गया ये। फिर आपके पास फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 4, तो यहां पर आपके पास हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 6 में आपके पास 2 मिथाइल का पार्ट है। तो इस कंपाउंड का ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ अगेन इस वाले कंपाउंड का आपको बॉन्ड लाइन बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसका कंडेंस बना हुआ है तो यहां पे पहले चेक करो, तो एक 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, तो 3 कार्बन का आप बना दिए साइक्लिक कंपाउंड। फिर इसके बाद ये कनेक्ट है 5 कार्बन की साइक्लिक कंपाउंड, तो 5 कार्बन की साइक्लिक कंपाउंड बना दिए ऐसे, ये हो गया। तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाई दिया। नाउ फिर इसका अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाओगे तो बहुत आसान है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। 4 कार्बन है, दिखाओ, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे और एक हुआ ऊपर। यहां पर है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर भी है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड। आई थिंक आपको मैटर समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड लाइन बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो कंडेंस भी मैंने आपको समझा दिया, बॉन्ड लाइन भी मैंने आपको समझा दिया, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में।
एक को कहते हैं एसाइक्लिक, या फिर आप इसको बोलते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओसी कहने का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक ना। और दूसरा होता है हमारे पास साइक्लिक, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप इसको रिंग वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब इसमें वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसीडर किया जाएगा ना जो साइक्लिक नहीं बनाता। साइक्लिक कहने का मतलब क्या है कि नहीं कहते कि भाई बॉन्ड जो होता है ना एक कार्बन की, वो आपस में जुड़ करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहां पे आपके पास नॉन साइक्लिक होना चाहिए, मतलब सिंपल एक चेन बनना चाहिए, रिंग नहीं बनना चाहिए। जबकि इस वाले में क्या बनेगा, एटलीस्ट वन क्लोज्ड रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कम से कम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और उसमें आपका रिंग प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, रिंग प्रेजेंट होगा। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल उठाऊं तो इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने उठाया CH3, CH2, CH3, मैं एक तो इसको उठा लिया, तो इसमें देखिए कार्बन कार्बन जुड़ करके सिर्फ एक चेन बनाया है, साइक्लिक का फॉर्मेशन नहीं किया है। जबकि इस वाले केस में आपकी साइक्लिक की फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे CH2, CH2, CH2। तो देखो यहां पे कार्बन कार्बन जुड़ करके एक रिंग बना चुका है, एक साइक्लिक बना चुका है। तो इसके लिए टर्म यूज करेंगे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके लिए टर्म यूज करेंगे एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं सचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे को कहते हैं बेटा अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब सैचुरेटेड कब बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तब बोलेंगे सैचुरेटेड। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड हो जाए। कैसा हो जाए बेटा, मल्टीपल बॉन्ड हो जाए, तब इसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। अगर हम लोग अनसैचुरेटेड में अगर मैं बात करूं ऐसा, जैसे सैचुरेटेड में अगर मैं बोलूं, कोई एग्जांपल उठा लो, तो इसका एग्जांपल में आप एल्केन कंसीडर कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होगा, CnH2n+2। फिर आप चाहे तो साइक्लो एल्केन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, साइक्लो एल्केन। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। अनसैचुरेटेड में आप कंसीडर कर सकते हैं एल्कीन। तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, आप लोग को पता है। फिर आप ले सकते हैं अल्काइन, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। फिर आप चाहे तो साइक्लो एल्किन ले सकते हैं, साइक्लो अल्काइन ले सकते हैं, है ना। मतलब मल्टीपल बॉन्ड यहां पे होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में, तो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरे को क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। नाम से भी समझ में आता है कि सर होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, मतलब जो रिंग बनेगा ना वो एक ही प्रकार के एटम को यूज करके बनेगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन ही सारे एटम मिल करके एक रिंग बना देंगे। तो आप बेसिकली यहां पे कह सकते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ यहां पे एक ही प्रकार के एटम होगा।
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं उठा लूं, अगर यहां पे मैं एग्जाम्पल के लिए उठा लूं तो आप क्या ले सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन। फिर अगर मैं बात करूं यहां पे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन ये ले लो, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। तो यहां पे सिर्फ देख रहे हो एक ही प्रकार के एटम को यूज कर रहे हैं, कार्बन ही है 3। फिर इसमें भी देखो तो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम यूज हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं होमोसाइक्लिक। अच्छा, सिर्फ कार्बन यूज हो रहा है तो आप इसको कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कार्बोसाइक्लिक भी आप इसको कह सकते हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा कि एक ऐसा रिंग बनेगा जिसमें एक से ज्यादा एटम की रिक्वायरमेंट होगी। आप कह सकते हैं कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड whose made up of more than one type of atoms, types of atom, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए उठा लूं मैं, इसका एग्जांपल उठा लूं, जैसे अगर मैं बात करूं ये वाला, तो इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। आपको पता है इसको पायरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरिडीन बोलते हैं। फिर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे भी अगर देखो तो एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, इसको आप फ्यूरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूरान बोलते हैं। फिर अगर मैं बोलूं यहीं पर मैं इसकी बात कर लूं, तो यहां पे कार्बन के अलावा सल्फर, 2 एलिमेंट है आपस में बेसिकली, इसको हम लोग थायोफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायोफीन बोलते हैं। फिर एक मैं यहां पे यूज कर लूं ये वाला, ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पाइरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइरोल बोलते हैं। तो अगर इस वाले कंपाउंड पर नोटिस करेंगे तो इसमें जो रिंग बना है ना, वो कार्बन के अलावा एक दूसरे एलिमेंट की भी जरूरत पड़ी है। तो अगर कार्बन के अलावा या कोई एक से ज्यादा एलिमेंट रिंग के अंदर मौजूद होता है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या यूज करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। तो पहले इतना क्लासिफिकेशन को जरा आप कॉपी करो, उसके बाद थोड़ा सा मैटर को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लें, एक तरफ हमने आपको बताया होमोसाइक्लिक वाला, क्या बताया, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरी तरफ हमने आपको बता दिया हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। होमोसाइक्लिक को फिर से हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को कहते हैं बेटा अलीसाइक्लिक, क्या बोलते हैं, अलीसाइक्लिक बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोलते हैं। अगर हेट्रोसाइक्लिक में अगर बात करूं तो इसमें 2 हो जाता है। एक होता है आपके पास नॉन एरोमेटिक, और दूसरा होता है हमारे पास एंटी एरोमेटिक। क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ क्लासिफिकेशन को माइंड में जरा बना लेते हैं इसको। अब यहां पे एक अलीसाइक्लिक का मतलब क्या है, इसमें अगर आप नोटिस करोगे ना तो 2 टर्म है, एक है अली और दूसरा है आपके पास साइक्लिक। अली का मतलब क्या है, अली का मतलब है एलिफेटिक, मतलब कुछ ऐसे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक से रिजेंबल करेगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक के जैसा भी काम करेगा। तो कह सकते हैं यहां पे कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड whose properties resembles with aliphatic organic compound, aliphatic organic compound, ठीक है। तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे अलीसाइक्लिक वाला। जैसे एग्जांपल के लिए उठा लूं मैं, जैसे एल्कीन है,
एल्किन है, तो एल्किन में दो टाइप का बनेगा स्ट्रक्चर। अगर आप एलिफेटिक बनाते हैं तो भी बन जाएगा, एक तो एलिफेटिक भी बन सकता है इसका, और दूसरा क्लोज रिंग यानी रिंग वाला भी बन सकता है। यहां पे जैसे कि एग्जांपल उठा लो, यहां पे अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूं, तो एग्जांपल में अगर मान लो मैं यूज किया C3H6 का, तो इसमें दो प्रकार की प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टीज है जिसमें साइक्लिक नजर आएगा, क्या नजर आएगा? साइक्लिक। तो 3 कार्बन का साइक्लिक आप साइक्लोप्रोपेन बनाते हो, और अगर मैं इसी का एलिफेटिक या फिर एस साइक्लिक बनाऊं तो आप कैसे दिखाओगे? CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 ये दिखाओगे। तो भाई इस कंपाउंड के पास रिंग की भी प्रॉपर्टीज है और एलिफेटिक की भी प्रॉपर्टीज है, तो वैसे कंपाउंड के लिए टर्म यूज करते हैं अलिसाइक्लिक। क्या यूज करते हैं? अलिसाइक्लिक का टर्म यूज करते हैं, ठीक ना। अब इसी में एक और एग्जांपल उठा सकते हैं आप, जैसे एक और एग्जांपल में मैं अल्काइन उठा लिया। क्या उठा लूं? अल्काइन उठा लूं। तो अल्काइन में भी अगर आप देखें तो रिंग भी बन सकता है और एलिफेटिक भी बन सकता है। इसमें भी देखें तो एक एलिफेटिक हो सकते हैं और दूसरा आपका रिंग का फॉर्मेशन भी हो सकता है ना। अच्छा, एल्किन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? CnH2n लिख सकते हैं, और इसका क्या लिख सकते हैं? तो CnH2n-2 लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं उठाऊं, मान लो हमारे पास है C3H4, मैं इसकी बात करता हूं, यह अल्काइन का पार्ट है। अब इसमें दो तरीके की बनेगी। एक, अगर आप साइक्लिक की बात करते हो तो साइक्लिक में चाहे तो आप 3 कार्बन का एक डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं, दिस इज अ साइक्लोएल्कीन। और फिर आप चाहे तो ए साइक्लिक भी दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? ए साइक्लिक भी दिखा सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH, ये ले सकते हैं। तो इस कंपाउंड के पास भी प्रॉपर्टीज रिंग वाला भी है और साथ में ए साइक्लिक वाला भी है, इसलिए इसका नाम क्या दिया जा रहा है? अलिसाइक्लिक नाम दिया जा रहा है, ठीक है। और बच गया आपके पास एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो इसके बारे में हम लोग सेपरेट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको आप कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, सैचुरेटेड कब बोलोगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड कब बोलोगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तब आप अनसैचुरेटेड बोलोगे। अगर आप बात करते हैं C3H8 का, तो C3H8 ये किसका पार्ट है बेटा? तो एल्केन का पार्ट है। और आपको पता है कि एल्केन को हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड को S से दिखाऊंगा और अनसैचुरेटेड को U से दिखाऊंगा, ठीक है। फिर इसमें अगर चेक कर लेते हैं आप, इसका स्ट्रक्चर बना लें तो CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर OH हो गया। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर यहां पे तो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये अनसैचुरेटेड हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड है तो जरूर, लेकिन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन के साथ नहीं है। ध्यान देना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तभी वो अनसैचुरेटेड होगा। यहां डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, मतलब ये अनसैचुरेटेड नहीं है। सिर्फ कार्बन कार्बन देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये क्या होगा? सैचुरेटेड होगा। फिर अगर इस वाले केस में देखें हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर से H, तो फिर से देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कैसा हो जाएगा? तो सैचुरेटेड हो जाएगा। अगले वाले में देखें, इस वाले में तो C3H4 है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH। अब देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, मल्टीपल बॉन्ड आने से अनसैचुरेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो ये बाबू अनसैचुरेटेड हो गया। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल है, ये क्या बनेगा? सैचुरेटेड बनेगा। फिर आगे देखें, कार्बन कार्बन सिंगल, लेकिन यहां पे कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन डबल से ये क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड बन जाएगा। फिर आगे बढ़े, यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल, लेकिन यहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल से अनसैचुरेटेड बन जाएगा ये, दिस इज अनसैचुरेटेड। फिर आगे बढ़े, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल कैसा बना? सैचुरेटेड बना। फिर कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन डबल कैसा बन गया? अनसैचुरेटेड बन गया।
सिमिलरली कुछ और एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यहां पे देखिए कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन डबल कैसा हो गया सर, तो अनसैचुरेटेड हो गया। फिर देखो कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नहीं बोलेंगे। सैचुरेटेड तभी बोलेंगे जब कार्बन कार्बन की बात सोचेंगे, अनसैचुरेटेड तब बोलेंगे जब कार्बन कार्बन की बात सोचेंगे। सैचुरेटेड के लिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, अनसैचुरेटेड के लिए कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां पे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, फटाक से क्या होगा आपका, सैचुरेटेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहां पे सैचुरेटेड है और कहां पे अनसैचुरेटेड है। कुछ और एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास, इसको पहले कॉपी करो फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर अगर बढ़े हम लोग, नेक्स्ट यहां पे चेक कर लेते हैं। देखो कार्बन कार्बन सिंगल सैचुरेटेड हो गया सर, कार्बन कार्बन सिंगल कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, यहां भी कार्बन कार्बन सिंगल, तो ये भी कैसा हो गया बेटा, सैचुरेटेड हो गया। फिर अगले वाले में देखो, इस वाले में तो सर कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, लेकिन यहां पे देखो तो कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल, इसको हम क्या बोलेंगे, तो अनसैचुरेटेड बोलेंगे। इस वाले में देखें कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा। फिर आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल पर, फिर इस वाले केस में देख लीजिए कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, डबल आ गया, कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड। आगे बढ़ो, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कैसा हो गया, सैचुरेटेड। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास, देख सकते हैं यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कैसा हो गया आपके पास, अनसैचुरेटेड हो गया। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसे प्रिडिक्ट करना है, आपको यहां से बात समझ में आ गई होगी। क्लियर बात है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आगे, फाइंड नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स इन द फॉलोइंग। तो आपको मैंने बताया हेट्रो एटॉमिक किसको बोलते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड पर रिंग बनाने के लिए अगर एक से ज्यादा एटम की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम लोग हेट्रो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और हेट्रो एटम कितना होगा, तो कार्बन को छोड़ करके जो एटम बनेंगे ना रिंग पर, उसी को हम बोलेंगे हेट्रो एटम। जैसे यहां पे देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, तो कार्बन को छोड़ करके दो एटम है जो हेट्रो एटम की तरह काम कर रहा है, एक नाइट्रोजन और एक हो गया ऑक्सीजन। तो हेट्रो एटम की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इस वाले केस में देखो तो इसमें रिंग में सिर्फ कार्बन है, भाई रिंग की काउंटिंग बात कर रहे हैं ना, सिर्फ रिंग, बाहर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रिंग की बात करो तो रिंग में सिर्फ कार्बन है, मतलब यहां पे एक भी हेट्रो एटम नहीं है, 0। इसमें देखो चेहरा चेक करो, इसमें अगर चेक करें आप, इसमें कितना है हेट्रो एटम, तो रिंग में एक अलग एटम है यानी एक हेट्रो एटम है, इसमें एक भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, इसमें एक है तो 1 हो जाएगा, इसमें देखिए रिंग में कुछ नहीं है सिर्फ कार्बन एटम के अलावा, तो इसमें भी 0 हो जाएगा आपका। फिर उसी तरीके से आगे मैं बढ़ूं, इस वाले केस में देखो इसमें कार्बन के अलावा 2 एटम है जो अलग है, दोनों ऑक्सीजन, दोनों काउंट करेंगे ना, तो ये भी हेट्रो एटम हो गया 2। फिर यहां पे कार्बन के अलावा एक सल्फर है, तो कितना हेट्रो एटम हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हेट्रो एटम काउंट करते हैं। क्लियर। चलिए आगे अगर बढ़े हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई कंपाउंड्स आर होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, आपको होमोसाइक्लिक पता करना है, साथ में आपको हेट्रोसाइक्लिक पता करना है, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को भी आपको पकड़ के चलनी है। देखो जरा, सबसे पहली बात देखो, रिंग के अंदर में कार्बन के अलावा एक और एटम है, मतलब ये तो आपका हेट्रोसाइक्लिक है। कैसा है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक है। दूसरा आप देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो सर तो ये अनसैचुरेटेड भी है। कैसा है, अनसैचुरेटेड भी है। फिर इस वाले केस में देखो तो आप देखो रिंग के अंदर में कार्बन के अलावा एक और एटम है, इसका मतलब ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक।
साथ में यहां पे देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, यानी इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, तो अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं। कैसा है? अनसैचुरेटेड है। फिर अगले वाले केस में देखें, यहां पे देखोगे तो सिर्फ कार्बन है रिंग के अंदर में, मतलब सर ये होमोसाइक्लिक है। कैसा है? होमोसाइक्लिक। फिर यहां पे देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? अनसैचुरेटेड का टर्म यूज करते हैं। दिस इज अनसैचुरेटेड, यानी ये जो कंपाउंड है वो होमोसाइक्लिक के साथ साथ अनसैचुरेटेड है कि नहीं? इस वाले केस में देखो तो रिंग के अंदर में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन एटम भी है, तो आप इसको हेट्रोसाइक्लिक कह लो। दिस इज अ हेट्रोसाइक्लिक। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये अनसैचुरेटेड होगा। कैसा होगा? तो अनसैचुरेटेड होगा। सिमिलरली इस वाले केस में देखें तो इस वाले केस में नोटिस करो तो कार्बन रिंग के अंदर में, इस वाले केस में नोटिस करो तो कार्बन जो रिंग में है इसके अलावा नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, तो सर आप इसको हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। साथ में सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये सैचुरेटेड हो जाएगा। कैसा होगा? तो सैचुरेटेड हो जाएगा। फिर इस वाले केस में देखेंगे तो सिर्फ कार्बन है रिंग के अंदर में, तो आप इसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक बोलेंगे। साथ में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स आप इसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अनसैचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है। फिर कुछ और एग्जाम्पल है, आप उसको भी देखें। जैसे इस वाले केस में अब आप नोटिस कर लो, इस वाले में तो देखो आपके पास कार्बन रिंग के अंदर में कार्बन के अलावा, तो इस वाले में देखो रिंग के अंदर में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। क्या होगा बेटा? हेट्रोसाइक्लिक होगा। फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स सर ये अनसैचुरेटेड होंगे। कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड होंगे। फिर इस वाले केस में देखो तो रिंग में सिर्फ कार्बन है, तो सर ये होमोसाइक्लिक होगा। होमोसाइक्लिक होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स आप इसको सैचुरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड बोलेंगे। तो आप इस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कितना कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, कितना कंपाउंड सैचुरेटेड है, कितना कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक है और कितना कंपाउंड होमोसाइक्लिक है। ठीक है, तो पहले आप इसको जरा कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अगर हम डिस्कस करें यहां पे, वो है आपका होमोलोगस सीरीज। क्या होता है होमोलोगस सीरीज? तो मैं स्टेटमेंट पहले लिख रहा हूं, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, the series of organic compound in which same functional group and has the same molecular formula, but difference of CH2 or multiple of CH2 का डिफरेंस हो या फिर मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस हो, देन कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज में एक चीज और आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब चूंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, दोनों चीज सेम है, तो भाई इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी जो होगा ना वो सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। एक पॉइंट यहां पे मैं इंडिकेट कर रहा हूं, दे होमोलोगस सीरीज कंपाउंड
कंपाउंड हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम की जगह पे अगर आप सिमिलर बोल दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना, इसमें सिमिलर बोल दो, सिमिलर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होगा और साथ में आपका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर दो होमोलोगस है, दो होमोलोगस सक्सेसिव होमोलोगस की बात करते हैं, तो सक्सेसिव होमोलोगस के बीच में हमेशा 14 ग्राम का डिफरेंस होता है। 14 ग्राम कैसे? तो सर 12 ग्राम कार्बन का और 2 ग्राम हाइड्रोजन का। अब चूंकि दो सक्सेसिव होमोलोगस के बीच में एक CH2 का डिफरेंस होने वाला है, तो एक CH2 में कितना वजन हो जाएगा? तो 14 ग्राम हो जाएगा ना। यानी कि दो सक्सेसिव होमोलोगस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर 14 ग्राम का डिफरेंस आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा? 14 ग्राम का डिफरेंस आएगा। मैं यहां पे एक पॉइंट लिख देता हूं, टू सक्सेसिव होमोलोगस ग्रुप हैव 14 ग्राम डिफरेंस। कितने ग्राम का डिफरेंस होगा बेटा? तो 14 ग्राम का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कि होमोलोगस सीरीज में क्या क्या कंसीडर हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग यहां पे कुछ एग्जाम्पल कंसीडर कर लें। मैं कुछ एग्जाम्पल कंसीडर कर लेता हूं यहां पे। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास है CH3 और CH3, और एक मैं कंसीडर कर लेता हूं यहां पे CH3 CH2 और फिर क्या है आपके पास CH3 है। अब चेक करना है कि ये दोनों होमोलोगस है कि नहीं है। सबसे पहला चीज कि सर ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है, यानी फंक्शनल ग्रुप तो इसका सेम है। फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या मिल चुका है आपका? सेम मिल चुका है। दूसरा, ये एल्केन है और ये भी एल्केन है, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2, और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? तो सर CnH2n+2 होगा। मतलब इसका फॉर्मूला भी क्या होगा आपका? सेम होगा। तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम और फॉर्मूला भी सेम, और दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो इस वाले केस में अगर एक CH2 को ऐड कर दो तो आप यहां पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक होमोलोगस सीरीज की तरह काम करेगा। तो ध्यान देना, होमोलोगस सीरीज के अंदर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और दो सक्सेसिव होमोलोगस के बीच में एक CH2 ग्रुप या फिर मल्टीपल ऑफ CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। किसका डिफरेंस? CH2 ग्रुप का या फिर मल्टीपल ऑफ CH2 ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पे, एक और एग्जांपल मैं ले लूं। जैसे कि मान लो आपके पास है CH3 CH2 और CH3, फिर एक मैं ले लूं यहां पर CH3 CH2 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 और CH3, मैं इसकी बात कर लूं इस वाले केस में, तो सर ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है। मतलब फंक्शनल ग्रुप तो सर एक ही जैसा काम कर रहा है, सिंगल बॉन्ड वाला। साथ में ये एल्केन है तो इसका भी फॉर्मूला CnH2n+2 होगा, और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? तो CnH2n+2 ही होगा। मतलब फॉर्मूला भी यहां पर क्या है? सेम है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसका होना चाहिए? तो एक CH2 का भी डिफरेंस हो सकता है या एक से ज्यादा CH2 का भी डिफरेंस हो सकता है। इसीलिए हमने डिफिनेशन पे लिखा है मल्टीपल ऑफ CH2। एक CH2 भी सोच सकते हैं या मल्टीपल CH2 भी आप सोच सकते हैं। जैसे इस वाले केस में ऊपर में तो एक CH2 का डिफरेंस था, लेकिन नीचे वाले में देखो 3 और यहां पर 5 है, मतलब यहां पे 2 CH2 का डिफरेंस है। तो सर एक CH2 भी डिफरेंस हो सकता है और एक से ज्यादा CH2 का भी डिफरेंस हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन में आप इसको भी क्या नाम देंगे? होमोलोगस सीरीज ही नाम देंगे। ठीक ना। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और चेक करते हैं कि होमोलोगस सीरीज का पार्ट है या फिर नहीं है। क्वेश्चन है कि विच पेयर रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ होमोलोगस सीरीज। देखो जरा पहला वाला को चेक करें जरा। यहां पे फंक्शनल ग्रुप है आपके पास NH2, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहां पे फंक्शनल ग्रुप है आपके पास NH। तो दोनों की फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गई ना।
फंक्शनल ग्रुप अलग हो गई, दैट मीन्स ये आपका होमोलोगस का पार्ट नहीं है। आगे वाले में देखें, यहां पर है आपके पास फंक्शनल ग्रुप OH और यहां भी है फंक्शनल ग्रुप OH, यानी फंक्शनल ग्रुप तो कॉमन मिल गया, साथ में इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम होगा। साथ में अगर आप देखो तो CH3 CH2 2 कार्बन है और यहां पे 3 कार्बन है, कितने का डिफरेंस आया? इसमें अगर आप एक CH2 को ऐड कर देंगे तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स यहां पे तीनों कंडीशन वैलिड हो रहे हैं, तो ये आपका होमोलोगस सीरीज का पार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो, यहां पे NH2 है और यहां पे भी NH2 है, तो सर यहां पे तो आपका फंक्शनल ग्रुप सेम मिल रहा है। एक क्राइटेरिया तो ये पास कर चुका है। दूसरा अगर आप नोटिस करें तो यहां पे सेम फॉर्मूला है और यहां पर भी क्या है? सेम फॉर्मूला। और इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है कि नहीं? तो है। यहां पे 2 CH2 ज्यादा है और यहां पे एक भी CH2 नहीं है, तो इस वाले केस में अगर 2 CH2 आप घटा देते हैं, यहां से यहां तक में 2 CH2 अगर आप घटा देते हैं तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक CH2 का भी डिफरेंस हो सकता है और एक से ज्यादा CH2 का भी डिफरेंस हो सकता है। तब वैसे सिचुएशन में सर ये होमोलोगस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चेक करें, यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सर फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा। ये भी अल्कीन है और ये भी अल्कीन है, फॉर्मूला भी सेम होगा। दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है कि नहीं? यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, तो पक्की तौर पे एक CH2 का डिफरेंस है, तो ये भी आपका होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। फिर आगे वाले केस में देख लें, यहां पे तो सर यहां पे नाइट्रोजन यानी 3 डिग्री एमीन है। क्या है? 3 डिग्री एमीन। जबकि यहां पर क्या है? आपके पास 1 डिग्री एमीन है, तो फंक्शनल ग्रुप तो सर अलग हो गया ना। 1 डिग्री एमीन का फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, 3 डिग्री एमीन का फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, तो फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया। दैट मींस ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट नहीं है। फिर अगले वाले में अगर आप नोटिस कर लें, अगले वाले में, इस वाले में अगर नोटिस करें तो यहां पे देखो आपके पास साइक्लिक रिंग है, यहां पे OH का फंक्शनल ग्रुप है, यहां भी OH का फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल सही है। यहां पे 6 कार्बन है और यहां पे 7 कार्बन है। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो सर CH2 का डिफरेंस आ गया, इसका मतलब ये होमोलोगस का पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान से एक चीज को बस ध्यान से सुनते चलोगे तो काम होता चला जाएगा आपका, है ना। फंक्शनल ग्रुप सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दोनों सक्सेसिव होमोलोगस के बीच में एक CH2 का डिफरेंस अगर होगा तो वो होमोलोगस सीरीज का पार्ट माना जाएगा। ठीक है ना। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको आप कॉपी करो। चलिए अगले वाले में अगर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है। देखो यहां पे भी 6 कार्बन की रिंग, यहां पे भी 6 कार्बन की रिंग। ठीक है, यहां पे भी OH फंक्शनल ग्रुप है और यहां पे भी आपके पास OH का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो सर इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो एक CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट है, ऐसा मत सोचना। ठीक है ना, क्योंकि बाबू ये फिनोल है। क्या है? फिनोल है, और ये आपके पास अल्कोहल है। और एक बात याद रखना कि फिनोल और अल्कोहल एक दूसरे का अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। फिनोल खुद में एक फंक्शनल ग्रुप होता है और अल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। मतलब ये पूरा का पूरा, ये जो है ना पूरा का पूरा, ये आपका एक अलग फंक्शनल ग्रुप है और ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो मैं यहां पे एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं, छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, फिनोल एंड अल्कोहल, फिनोल एंड अल्कोहल, अल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब फिनोल एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप में ही डिफरेंस आ गए, मतलब ये होमोलोगस का पार्ट नहीं होगा। ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यहां पे कि सर यहां भी OH है, यहां भी OH है, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। बट एक चीज याद रखना कि फिनोल खुद में एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है ना, तो फिनोल खुद में फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट मीन्स फिनोल और अल्कोहल एक दूसरे का होमोलोगस नहीं होगा। ठीक ना। नेक्स्ट इस वाले केस में देखें, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच में सर CH2 का डिफरेंस है, तो ये आपका होमोलोगस का पार्ट हो जाएगा।
फिर इस वाले केस में देखें तो यहां पे भी देखो दोनों में अल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप है, साथ में दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है, दैट मींस ये भी होमोलोगस का पार्ट होगा। ठीक है, फिर अगले वाले में देख ले, इस वाले केस में, इस वाले में नोटिस कर लो तो सर इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, यहां पे भी देखो तो इनके बीच में भी एक CH2 का डिफरेंस है ना, CH2 का डिफरेंस आप देख सकते हैं, तो इनके बीच में भी CH2 का डिफरेंस है, दैट मींस ये आपका होमोलोगस का पार्ट है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है और CH2 का भी डिफरेंस है। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर इन दोनों की बात सोचते हैं। ठीक है, यहां पर NH2 है सर, यहां पर NH2 है और यहां पे भी NH2 है। ठीक है, फिर अगर नोटिस करें यहां पे तो यहां पे CH3 CH2 CH2, यहां पे CH3 CH और CH3, इनके बीच में अगर आप नोटिस करो तो CH2 का डिफरेंस नहीं है, CH2 का डिफरेंस नहीं है, दैट मींस ये होमोलोगस सीरीज का पार्ट नहीं है, CH2 का भी तो डिफरेंस चाहिए ना। फिर यहां पे देखो तो ये तो आपस में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पर है ना, यहां पे भी आपके पास ये एलिफेटिक है और ये साइक्लिक है, मतलब ये रिंग वाला नहीं है और एक रिंग वाला है, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो डिफरेंट यहां पे फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, दैट मींस ये भी आपका होमोलोगस का पार्ट नहीं है। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि होमोलोगस हम लोग कैसे चेक करते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, और एक नए तरीके से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी आपकी। बेसिकली यहां तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं 3 लेक्चर के अंदर में, ये ऑर्गेनिक का बेसिक नॉलेज था, अब यहां से मैं ऑर्गेनिक को डिटेल में स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।